स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दरअसल सुल्ली डील्स के बाद अब बुली बाई एक एप्लीकेशन है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा रखा है। बुल्ली बाई नाम के इस एप्लीकेशन पर 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के लिए बोली लगवाने का आरोप है। नए साल के पहले दिन 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के लिए बोली लगाई जाने लगी। जिन शब्दों का इस्तेमाल इस नीलामी प्रक्रिया के लिए किया गया वे बेहद ही भद्दे और शर्मनाक है। एप्लीकेशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और मामला पुलिसिया जांच तक आ पहुंचा है। बुल्ली बाई एप्लीकेशन मामले में गिरफ्तार इंजीनियरिंग स्टूडेंट विशाल झा को 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इंजीनियरिंग छात्र को कल बेंगलुरु से मुंबई लाने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। बताया भी जा रहा है कि इस मामले में एक और शख्स से पूछताछ चल रही है। कुछ ऐसा ही मामला पिछले साल भी सामने आया था। सुल्ली डील्स एप्लीकेशन पर दर्जनों मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शासन प्रशासन अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो ऐसी मानसिकता के लोगों के हौसले और बुलंद होंगे और ऐसे मामले फिर सामने आएंगे। रिपोर्ट देखें। देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव सिर पर है, इसलिए नफरत का कारोबार परवान चढ़ने लगा है। सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की कवायद हो रही है। माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हाल में हरिद्वार और रायपुर में आयोजित धर्म संसदों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। धर्म के नाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया गया, लेकिन सत्ता की राजनीति करने वाले हिंसक मानसिकता के लोग अभी भी शांत बैठने को तैयार नहीं हैं। अब मुस्लिम महिलाओं को एक ऐप के जरिए नीलाम करने का मामला सामने आया है। बुली बाई नाम के ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर उनकी अनुमति के बिना न केवल अपलोड की गई, बल्कि उन्हें नीलाम भी किया जा रहा था। इस मामले में मुंबई पुलिस साइबर सेल ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग के एक छात्र को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस छात्र की उम्र 21 साल बताई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। खबर है कि उत्तराखंड से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। 1 जनवरी की शाम को इस संदर्भ में एक शिकायत मिलने पर हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का साइबर पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया जा करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है और इसको गंभीरता से लेते हुए इसके तफ्तीश को अभी हमारे साइबर सेल में स्थानांतरित किया जाने की प्रक्रिया भी किया गया है और इसके तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनके साथ हमने संपर्क किया है और उनके जवाब का हम जो जवाब उनमें से आएगा उसी हिसाब से फिर हम आगे की तफ्तीश भी जारी रख रहे हैं। बुली बाई ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को काफी नाराज कर दिया है। ऐप बनाने वाले लोग विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध रूप से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को इकट्ठा करते हैं और उस पर आपत्तिजनक कंटेंट लिखकर उनकी तस्वीरों को ट्रोल करते हैं। तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐप पर कई महिलाओं की तस्वीरें होती है, जिस पर किसी महिला की तस्वीर के साथ लिखा जाता है यू आर बुल्ली बाई ऑफ द डे। इन तस्वीरों को शेयर कर इनकी नीलामी भी की जाती है। दरअसल गिटहब ऐप पर बुली बाई नाम से एक अज्ञात ग्रुप मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड करता है। इसके बाद उसे नीलाम कर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता है और उन्हें परेशान किया जाता है। तस्वीरों पर अभद्र और भद्दे कमेंट भी किए जाते हैं। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला पत्रकार ने पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। महिला पत्रकार ने बताया कि बुली बाई पर अपलोड की गई उसकी तस्वीर को डील ऑफ द डे बताकर बेचा जा रहा है। उसने पोस्ट के साथ लिखा, ये अत्यंत दुखद है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको अपने नए साल की शुरुआत इस डर और घृणा के साथ करनी पड़ रही है। 5 साल से अधिक समय से लापता जेएनयू की एक छात्र की मां का भी नाम वेबसाइट पर दर्ज है। मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। ये शर्म की बात है कि ये सरकार जुलाई महीने से आज तक एक्शन न लेने के कारण
इस प्रकार के अपराध हो रहा है। जुलाई में जब पहले इस प्रकार का साइबर क्राइम हुआ तो सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर उस समय वो एक्शन लेते तो दोबारा किसी की हिम्मत होती। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्टली ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं ली। उसकी जवाबदेही होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर का है। बुली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है, लेकिन अब गिटहब और इस पर बनाए जा रहे ऐसे ऐप्स को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पहले दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन के डेवलपर के बारे में गिटहब ऐप से विवरण मांगा था। इसके बाद ट्विटर से इसे हटाने को कहा था। बता दें कि कुछ ऐसा ही मामला पिछले साल भी सामने आया था। सुल्ली डील्स ऐप पर दर्जनों मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बिक्री की जा रही थी। इस मामले पर दक्षिणपंथी हिंदू ट्रोल्स को पहले आरोपी बनाया गया था, लेकिन जांच में जावेद आलम नाम का शख्स आरोपी निकला था। हालांकि इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब बुली बाई मामले में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच पूरी होने के बाद ही चीजें साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात इसी मसले पर होगी, क्योंकि पहले सुल्ली डील्स और अब बुली बाई जो एप्लीकेशन सामने आई है, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कार्रवाई में इतनी देरी आखिर क्यों। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ है, साइबर एक्सपर्ट है। और वेद भूषण जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स IPS। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है, सर एक्शन में इतनी देरी क्यों? यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है आपसे। ऐसी चीजों पे किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी बहन बेटी का सवाल है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कि जो करने वाले लोग हैं, अगर कहीं भी ये भारतीय संस्कार में इनका पालन पोषण अगर हुआ है तो इनको समझना चाहिए कि अगर इनकी बहन बेटी का भी कोई इसी तरह का तस्वीर ऐप पे लोड करे और इसी तरह से ये चीज किया जाए तो कितना इनको छटपटाहट होगी और कितनी इनकी बौखलाहट होगी। ऐसे में वृंदा कारत जी का जो है, बजाय कि ऐसे घृणित काम करने वाले, घिनौने काम करने वाले को आड़े हाथ लेती, उनकी निंदा करती और ऐसी विकृत मानसिकता की जितनी उभर्सना करती अच्छा लगता। सिवाय ये कह देने से कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अरे देश की पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पे इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई और सबसे पहले एक्शन वही हुआ। अगर यही होता तो केरल में क्यों नहीं करा लिया होता? वामपंथी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं FIR दर्ज करा दिया? महिलाओं की इतनी बड़ी झंडा इतनी लंबरदार बनती हैं और इनके पति हैं प्रकाश कारात जी, सरकार को रिमोट कंट्रोल से वो लोग चलाते भी हैं। सबसे पहले तो ये काम वहां इनको करा देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अभी आपने सुना महेश जी को, ये कह रहे हैं कि ऐसा संवेदनशील मसला, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये महिलाओं की बात है, इसीलिए इस पे राजनीति करने से बचना चाहिए। लेकिन क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है? बात वाकई महिलाओं के सिर्फ मान सम्मान और उसके स्वाभिमान की नहीं, ये एक तरह से दूषित मानसिकता कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये काम कर रही है और पूरे देश में इस तरह की मानसिकता बढ़ाने का, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये दुखद है। लेकिन सिर्फ हम इस पर लंबी बातें कर ले से नहीं होगा। सरकार है, समाज भी है, दोनों का ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों पर कहीं न कहीं रोक लगाया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है या जो लोग ऐसा करते हैं उस पर रोक नहीं लगाती, जहां भी जिनकी भी सरकार है, तो मैं मानता हूं मूक दर्शक होना भी कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों को सह देते हैं। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने ये काम किया है, घृणित अपराध किया है,
समाज के विरुद्ध एक अपराध है। ये सिर्फ महिलाओं का अपराध नहीं है। और धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में कह करके और नफरत आप फैला रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि बहू बेटी का जहाँ प्रश्न आएगा, हमारे आपके सबके समाज का ही एक पार्ट है वो। और आप भी एक महिला पत्रकार हैं, आप भी आज इस तरह के डिबेट को यहाँ संचालित कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दर्द आपको भी है और हम सबको, पूरे पैनलिस्ट को इस बात के लिए है। लेकिन जहां से भी, जैसे भी संचालित हो रहा है, ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये है, व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है कि हमें सरकार को गंभीरता से इस मुद्दों पर लेना होगा। और सरकार के नुमाइंदे, यदि प्रवक्ता हमारे भाई महेश वर्मा जी हैं, तो उनको जिस तरह से वृंदा करात को उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि केरल सरकार से वो ये बात करते, मुझे लगता है केंद्र सरकार से भी इनको भी इस बात के लिए आपत्ति जतानी चाहिए कि केंद्र सरकार के रहते इस तरह के घृणित अपराधों को, पिछली बार भी ऐसा हुआ था और फिर दोबारा ये हो रहा है, ऐसा क्यों? तीसरी बात, ये कड़ी है, इसको समझने की जरूरत है। संगठित अपराध और सुनियोजित मैंने क्यों कहा है? जब ऐसी चीजों को आप बढ़ावा देते हैं या रोकते नहीं हैं, देखा आपने किस तरह उत्तराखंड के धर्म संसद में क्या हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, काल नेमी के रूप में एक साधु का भेष डाल करके कालीचरण जैसे लोग महात्मा गांधी जी को जब नहीं छोड़ रहे हैं, महात्मा, मैं मानता हूँ वो भी एक अवतार के तरह है, जो हम सबको स्वतंत्रता की आजादी लड़ाई में एक देवता के रूप में आगे आकर के लड़ाई लड़े, उसको भी नहीं छोड़ा। और उस पर भी अभी तक सरकार का कोई पक्ष नहीं खड़ा हो पाया, कोई वैसी बात नहीं हो पाई। केंद्र सरकार के लोगों को, गृह मंत्रालय को इस पर एक कम से कम आपत्ति जतानी चाहिए थी। क्या एक आपत्ति जताई गई भारत सरकार के किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा? ठीक है, चलिए उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पवन जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे संचालित होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे संचालित होते हैं, किस तरह से इनको प्लेटफॉर्म मिलता है? सर ये थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं विशेष तौर पर विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए जाते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि इस प्रकार की जानकारी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाई जा सके, ताकि यूजर्स उसको अपलोड कर सके, उसको यूज कर सके और उसको ट्रांसमिट कर सके। तो ये गिटहब प्लेटफॉर्म है जिस पर इस तरह अपलोड किया जाता है। अब प्रॉब्लम है कि गिटहब प्लेटफॉर्म भारत पर मौजूद तो है नहीं, वो अमेरिका में है। तो उसे लगता है कि उसे भारतीय कानून का पालन नहीं, लिहाजा पिछले साल ये एक भिन्न प्रकार का ऐप था, आज उसी का एक नया अवतार आ गया है जिसे हम पुली बाई के नाम पे पहचानते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, इंटरनेट है, प्रवाह है विभिन्न प्रकार की जानकारी का, और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि आप लोगों को रोक नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, स्पष्ट ठोस कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स पर, उन प्लेटफॉर्म पर जो इस तरह की अश्लील या अनवारंटेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आज आप किसी भी धर्म समुदाय के क्यों ना, एक बात तो सामान्य है कि जो महिलाएं हैं और उनका जो सामान्य है और उनका जो समान है, सम्मान, वो सर्वोपरि है। लिहाजा उसको विभिन्न प्रकार से बचाने का, उसको रिस्टोर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जब इस तरह बनता है जो महिलाओं के ऊपर बोली लगाता है, जो महिलाओं को एक मूवेबल प्रॉपर्टी समझता है, मुझे लगता है एक मिडीवियल माइंडसेट की परिकाष्ठा है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसलिए जितनी जल्दी आप आज भारत के आईटी एक्ट और आईटी रूल्स 2021 के तहत गिटहब के बरखिलाफ कार्रवाई करें, अच्छा है। फिलहाल तो एक इंजीनियर आपने कर लिया है, लेकिन एक इंजीनियर अरेस्ट करने से काम चलने नहीं वाला। इस तरह का ऐप अभी भी उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं आपको एक राष्ट्र के उस प्लेटफॉर्म से उस ऐप को निकलवाना पड़ेगा। और अगर वो प्लेटफॉर्म इस ऐप को नहीं निकलवाता तो उसके अंतर्गत रूल 7 भारत के आईटी रूल्स 2021 के तहत और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अपन उन पर मुकदमा दर्ज करें। आवश्यकता क्रिटिकल विल की, अगर आप ये करना चाहते हैं, देखिए अगर आप ट्विटर के बरखिलाफ 4 मुकदमे दर्ज कर सकते हैं क्योंकि वो आईटी रूल्स का पालन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सिमिलर एफआईआर आपको गिटहब के बरखिलाफ भी इस्तेमाल चाहिए। जब आप एफआईआर करेंगे और एक्शन लेंगे तब कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव रिजल्ट भी मिलेगा। अभी जब तक आप निवेदन करके हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे तब तक शायद एक्शन मिलेगा। ठीक है पवन जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि किस तरह से इन एप्लीकेशंस के पीछे के लोगों को ट्रेस किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है सर? देखिए, अगर आप इसमें लोगों को ट्रेस करना चाहते हैं
आपको केवल सर्विस प्रोवाइडर के डिटेल्स से ही या लॉग से ही पता लग पाए। अब गिटहब जब भी कोई भी व्यक्ति उस ऐप को एक्सेस करता है, उसका वो आईपी एड्रेस, उसके लॉग्स को वो सेव कर लेता है। तो आपने अपना नाम दूसरा रखा हो, अकाउंट झूठे नाम से बना रखा हो, इसकी बात नहीं। अगर आप स्पष्ट तौर पर आईपी एड्रेस कैप्चर हो गया है तो आपकी आइडेंटिटी कैप्चर हो सकती है और पुलिस आप तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप गिटहब से तमाम सारी जानकारी लेकर आए। फिलहाल गिटहब क्योंकि भारत के बाहर है, इसलिए वो भारतीय कानून का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उस पर आप इफेक्टिव एक्शन लीजिए ताकि उसे स्पष्ट कर सके कि केवल वो लॉग्स दे, ताकि जो कंसर्न एक्चुअल यूजर्स हैं जिससे शैतानी करी है उनको पकड़ा जा सके, बल्कि साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल वेदभूषण जी मेरा आपसे है कि बुली बाई एप्लीकेशन के आरोपियों को पकड़ना सर कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए, और किन धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई होती है? देखिए, पूरा देश 2022 में एंटर कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस युग के अंदर। आप भी एक महिला है, मैं मुस्लिम और हिंदू और क्रिश्चियन महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल महिला की बात कर रहा हूँ। इस तरह का जो एक्ट है, बीभत्स एक्ट है, ये इसमें 69 इयर्स की एक एज लेडी को भी नहीं बख्शा गया। शबाना आजमी शख्सियत का नाम भी डाल दिया गया। तो ये सभी महिलाओं के लिए, पूरी वर्ल्ड की महिलाओं के लिए एक बहुत ही दूषित एक कुचक्र है। और 21 साल का लड़का, उसकी मानसिकता क्या रही होगी, किस तरह के माहौल में उसका ब्रॉटअप हुआ होगा, ये वो दिखाता है। परिवार से, किस सोसाइटी से ये स्टूडेंट आता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये टेक्निकल चीज जानता है। जैसा कि अभी पवन जी बता रहे थे, गिटहब एक अमेरिकन कंपनी है जिसका ऑफिस वर्जीनिया में है, जिसको इंडियन पुलिस को तमाम को ट्रैक करना, उसको चेस करना कि एक गिटहब के बारे में इसको रोका जाए, तमाम की जो लीगल एक्शन है वो लिए जाए। इसमें मल्टीपल एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि आपको पता है, कि की जा रही है, कि डिपेंड करते हैं हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर गिटहब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, कौन इसके यूजर थे और किस तरह से इस जो माध्यम था इसका मिसयूज करा गया। तो ये तमाम चीजें एक्शन जहाँ तक संबंध है, इस तरह की सेक्शंस लगाई है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं से मोलेस्टेशन का 354 तक का एलिगेशन एफआईआर में दर्ज किया है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई में तमाम जगह एफआईआर है। बल्कि मेरे तो यहाँ तक आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जिन शहरों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी महिला जिनकी फोटो अपलोड की, सबको अपने शहरों में एफआईआर दर्ज किए, जिनसे का जीना भारी हो जाए। इस तरह के लोग मैसेज आए कि हेलो महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, देखिए, उस समय तो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में दोनों जगह इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ और दोनों में कार्रवाई की गई। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने तो उसमें तत्काल रूप से जो है, उसमें एक व्यक्ति था जावेद, जिसको अरेस्ट किया गया था और उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, हमारे आईटी मिनिस्टर ने तो आज, अश्विनी वैष्णव जी ने क्लियर कट कहा कि भाई इसके तहत हम कार्रवाई भी कर चुके हैं। एक जो साइबर सेल है वहां पे ऑफिशियली इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जो है वो दर्ज भी किए गए हैं मामले। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किस तरह से इस काम को करें, वो उसके लिए एमईओ को भी हमने भेज दिया है सारी चीजें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज हमारे यहाँ इंजीनियर इस तरह के तैयार होते हैं, इस तरह के टेक्नोक्रेट तैयार होते हैं, और वो काम क्या करते हैं। ये आज की डेट में सोचनीय बात है। हमारी शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हम उनको इस तरह से संस्कारित नहीं करते हैं। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये सारी इन अवधारणाओं को जो है मजबूती देती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अगर हम कभी चिंता करेंगे तो हमारे सामने एक ही बात समझ में आएगी। आपको मैं बताऊं नेहा जी कि 2021 में मैं बता रहा हूं कि जो अभी दुग्गल जी ने कानून की बात करी, जब हमने, केंद्र सरकार ने ट्विटर और फेसबुक और तमाम ये सोशल मीडिया को कंट्रोल और कमांड करने के लिए कानून ले आई, तो उसके लिए किस तरह से चीख पुकार मचा था। और आज उसी कानून की ये दुग्गल जी दुहाई दे रहे हैं कि उसके तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में इस तरह के जो हमें मतलब कुछ
कोशिश करनी चाहिए। और इसका अगर रूट आउट करना है इस तरह की मानसिकता को, तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि हमारे पढ़ाई के साथ हमारे संस्कार के बारे में ठीक बताया है जाए। दुग्गल जी, अब सवाल इस बात को हमें लेकर है क्योंकि आपने दुग्गल जी हमें का अच्छी जिक्र तरह किया से है। इस मैं चीज को मैं लौटती परखा हूँ जाए। महेश जी, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है दुग्गल जी कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सर जितनी कार्रवाई हुई है इससे पहले के मामले में, क्या वो सफिशिएंट है? और क्या अगर बेहतर कार्रवाई होती तो इस तरह के मामले क्या दोबारा सामने आते क्या दुग्गल जी? देखिए, जो पुरानी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट है नहीं। आप केवल पर्चे फाड़ देने से आप उम्मीद न करें कि एक्शन हो जाएगा। आपको ठोस कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो मामला फंसा हुआ, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो कह रहा है लीगली रिस्पॉन्ड करिए। भाई, हम आपके लीगली क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आपका जो सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स पर, मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो रही है, लिहाजा आपको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं जी, मुझे आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के रूप से लेकर आइए, उस तरह के मामले में तब तक चीजें बहुत ज्यादा देर हो जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आईटी रूल्स, देखिए आईटी रूल्स में डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, वो डिफेक्टिव है। और तभी ये कारण ये है कि मुंबई हाईकोर्ट ने भी आईटी रूल 9 के प्रावधानों के ऊपर स्टे लगा दिया है, लेकिन बाकी प्रावधानों पर अभी स्टे नहीं लगा है। तो जब तक इसका और नया कानून नहीं बनकर आता, जो वर्तमान कानून है उसी कानूनी प्रणाली के तहत अगर हम काम करें और हम सख्त कानूनी कार्रवाई करें, तो मुझे लगता है मैसेज देना बड़ा जरूरी है। अभी लोगों को क्या लगता है कि हम भारत के बाहर हैं, हम जो कुछ करना चाहें कर लें, भारतीय कानून का पालन नहीं करते और कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पर क्या एक्शन नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये जो मैसेजिंग जानी बड़ी जरूरी है कि देखिए, भारत आपकी इस तरह की गतिविधियों को सीरियसली देख रहा है, और अगर आपने अपनी जल्दी से अपने जो रास्ते हैं उनको नहीं संभाला, तो लाजमी सी बात है आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स को भारतवर्ष में सामना करना पड़ सकता है, जो आपके फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिए खराब है। क्योंकि भारत एक बहुत विशाल मार्केट है, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी इतनी बड़ी विशाल ई कॉमर्स मार्केट को त्यागना नहीं चाहेगा केवल इस ग्राउंड के ऊपर कोई किसी कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करना चाहता। जी, और पवन दुग्गल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सरकार को निरंतर कहीं ना कहीं निगरानी रखनी होगी ताकि इस तरह के मामले बार बार सामने ना आए? और दूसरी चीज, इस बात का भी जिक्र आप करिए क्योंकि अब सरकार को और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है कि कम से कम ऐसे महिलाओं को लेकर अगर ये मामले बार बार सामने आते हैं, कहा तो जरूर जाता है कि संवेदनशील मामला है, महिलाओं का जब जिक्र होता है तो जाहिर तौर पर वो घर की बहू बेटियों का जिक्र होता है, लेकिन उस पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो महज खाना पूर्ति होती है। तो अब कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह के मामले कम सामने आए या ना आए? देखिए, कदम आपको पहले ये उठाने हैं कि आपको जो आपका वर्तमान कानून, उसके प्रावधान को आप इफेक्टिवली इन्फोर्स तो करें, उसके कागजी घोटा ना बनने दें। दूसरी बात, आज तक सरकार कोई भी भारत के आईटी एक्ट के रूल सेक्शन 87 के तहत कोई ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स मोबाइल ऐप डेवलपर्स के नहीं लेकर आई। तो जब आप कोई मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं तो आपको भारतीय सरकार के पास कोई गाइडेंस ही उपलब्ध नहीं है कि किस तरह के ऐप आने चाहिए, इस तरह के ऐप नहीं आने चाहिए। अगर कैलिफोर्निया का उदाहरण लें, उस राज्य ने डेडिकेटेड अपना मोबाइल ऐप पॉलिसी बना रखी है, यहाँ भारत क्या मौजूद ही नहीं है, और इससे लोगों को लगता है कि मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। कहना कि दायित्व न केवल ऐप डेवलपर्स को डालना पड़ेगा, दायित्व आपको प्ले स्टोर्स पर, ऐप स्टोर्स पर भी डालना पड़ेगा। इससे पहले कि आप कोई ऐप को लिस्ट करें, आप स्वयं अपने आप से संतुष्ट कर लें कि ये जो ऐप है ये कानून के प्रावधानों का पालन करता है, और अल्टीमेटली आपको डिटेल्ड लीगल प्रोविजंस लाने पड़ेंगे। वर्तमान जो कानून है वो आज के वर्तमान रियलिटीज के साथ तारसंगत नहीं है, तो इनइफेक्टिव है। ये नई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और उसको डील करने के लिए आपको नए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता। बिल्कुल, तो इस तरह के कुछ कदम उठाने की जरूरत है और जो वर्तमान कानून है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। किया था, उनका कहना है कि डेवलपर्स जो एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं रहती है। सर, ये जब इन्वेस्टिगेशन आप लोग करते हैं उसमें कितनी दिक्कतें पैदा करती है? लिहाजी सबसे बड़ी आईटी एक्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि तमाम सेक्शंस बेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम है उसमें आप फिजिकल अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसा कि अभी बताया गया
नोएडा के मुकदमे में और दिल्ली के मुकदमे में जावेद नाम के शख्स को चार्जशीट कर दिया गया। ये तो पब्लिक डोमेन में आया कि दिल्ली केस में बड़ा गलत हुआ, परंतु ये किसी ने नहीं बताया कि ये क्यों हुआ और मुकदमे की क्या पोजीशन है। अब जब कानून की स्थिति इतनी लचर है कि जहाँ पर ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, यदि आईटी एक्ट में ऐसा प्रोविजन कर दिया जाता कि इसको नॉन बेलेबल बना दिया जाता तो हर एक आदमी डरता। जो कानून की जो लिटिगेशन की जो प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी और दूसरा साइबर से जुड़ा हुआ मामला है, एडिशनल क्राइम नहीं है कि आपने क्राइम किया, कोर्ट में गए और मुल्जिम को पेश कर दिया, ट्रायल शुरू हो गया। ये तमाम चीजें जैसे गिटहब है, अभी पवन जी बता रहे थे, कैलिफोर्निया से अमेरिका से जुड़ा हुआ मैटर है, तमाम तरह के एविडेंसेस कलेक्ट करना, उनके खिलाफ किस किस तरह से प्लेटफॉर्म को मिसयूज किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता की प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट के अंदर कोई भी महिला नहीं आना चाहेगी तो एक पहले ही उसकी बदनामी इतनी हो चुकी है और ज्यादा कोर्ट में उसकी बदनामी ना हो, तो कई तरह के इसमें कानूनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको की पुलिस को और अदालतों को और सारे सिस्टम को फेस करना पड़ता है। परंतु वक्त की जरूरत है कि इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज होता रहा तो सरकारों को बिल्कुल करना चाहिए कि इन तमाम सेक्शन को नॉन बेलेबल बना दे और जल्दी से बेल ना हो पाए, इसको समाज के अंदर एक मैसेज जाए। क्या सरकार, ठीक है सर, ठीक है महेश जी, क्या सरकार को इस और कदम उठाने की जरूरत आप भी समझते हैं? क्योंकि इससे पहले पवन दुग्गल जी ने भी कहा कि सरकार के पास जो भी एक कानून है उसका वर्तमान में भी ढंग से पालन नहीं हो रहा। इससे पहले जब धर्म संसद हुआ था और ये कहा था कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तब भी सरकार पर यही आरोप लगे थे सर कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आज भी सरकार पर यही आरोप लग रहे हैं कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार के कार्यकाल में एक्शन लिया जा रहा है, वो किसी सरकार के कार्यकाल में एक्शन नहीं लिया गया। गिरफ्तारी की बात हो, धर्म संसद में बोले गए चीजों के लेकर एफआईआर है, उसमें कार्रवाई की बात है, हमने कहीं उसमें रोड़ा थोड़ी अटकाया या हमने किसी तरह से उसका विरोध थोड़ी किया। ऊपर से अगर देखा जाए तो इन संतों को गिरफ्तार करने से पहले दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जो कह रहे थे कि भाई गौ मांस खाना जो है वो हिंदुओं के लिए कोई वर्जित नहीं है। इस तरह की बोल को और इसके ऊपर कोई सर किरण रिजिजू का भी बयान याद होगा फिर आपको, अगर आपको दिग्विजय सिंह का बयान याद है तो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह के बयानों का कोई प्रासंगिकता है हमारे समाज में तो कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। सर अगर वहां तक जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अभी फिलहाल इसकी बात करिए सर। हाँ, मैं फिलहाल इसमें आता हूँ। जैसे ये अभी दुग्गल जी बोलकर चले गए, मैं इनको कहना चाह रहा था इनसे, आप ही के यहाँ डिबेट में जब था तो उस समय ये मुझे बहुत आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे वकील साहब की मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, मैं समझता हूँ इनएफेक्टिव है, ये है वो है, और अभी ये बोल गए कि कैलिफोर्निया में ऐप का ड्यू डिलीजेंस होता है। अरे ट्विटर जो वहां का राष्ट्रपति था डोनाल्ड, वो ट्विटर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका, इतना भी कानून नहीं है अमेरिका में। और जब इस देश में कानून बना तो ऐसे लोग जो है, ऐसे कानूनविद जो है इसकी नुक्ताचीनी कर रहे थे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर जो है कुठाराघात है। ऐसे लोगों को, इनके बयानों को उस समय जो इन्होंने बोला था अब बताना चाहिए। अब वही आईटी एक्सपर्ट, वही लीगल एक्सपर्ट क्या कह रहा है कि जो 2021 में जो कानून बना है उसके तहत कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है। सवाल है कि एक ही चीज के लिए दो नजरिया रखना, ये अपने आप में जो है पढ़े लिखे और हमारे यहाँ जो देश में इस तरह के लोग हैं और इस तरह की चीजों को जिस तरह से ये रेखांकित करते हैं उससे एक कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक है, एक दुविधा पैदा होता है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये सोच के बात करें कि कोई भी बात कर रहे हैं, एक देश का एक इंजीनियर हो या वो जावेद हो या वो विशाल हो, अगर ये पढ़े लिखे लोग इस तरह से गुमराह होके इस तरह से गलत काम करने के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, ये भी चिंताजनक बात है। ठीक है, इसके बारे में भी सोचनी चाहिए। ठीक है अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, राहुल गांधी ने कहा है कि महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे।
क्या विपक्ष इस मसले पर एकजुट दिखाई दे रहा है? क्या सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाजें तेज हुई है क्या? नहीं जी, हम सब का मतलब हम सब में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, समाज के एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक नागरिक इस बात के लिए सदैव चिंतित भी रहा है और चिंतित भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाएं हमारे समाज की एक देवी स्वरूपा है, पूजनीय है। दुख इस बात का है कि जिस शासन में संस्कार की बात उस पार्टी के लोग कर रहे हैं, अभी महेश वर्मा जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और अच्छा भी लगा है। चंपारण से वो भी आते हैं, संयोग से मैं भी चंपारण से आता हूँ और चंपारण गांधी का कर्मभूमि रहा है हम दोनों का। हम दोनों उस गांधीवादी सोच को कहीं न कहीं आगे लेकर आने वाले लोग हैं। और गांधी पर इस तरह से, महात्मा पर इस तरह से यदि आप आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो और सरकार में बैठे हुए लोग जो विदेश में जाके गांधी जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन देश में कुछ संगठन है जो संगठन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है हिंदूवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह से आडंबर खड़ा कर रहा है पूरे देश में और राष्ट्रपिता को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और सरकार में बैठे हुए उसके जिम्मेवार नुमाइंदे जब एक शब्द भी आप तो जब मुद्दे पर मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा था, हमें रोक दिया था। बस बीच में मैं नहीं बोला था, तो 10 सेकंड मुझे दीजिए, 2-3 बार के बाद बारी आई है मेरी। जी। आप बोलेंगे और रखिए बात रखिए जी। जहाँ तक बात है, ठीक है, महेश वर्मा जी जरूर अभी मुझे लगता है वो काल नेमी का जरूर ये वो करेंगे, उसको बर्तना करेंगे। हालांकि अभी तक वो दिग्विजय सिंह से उस बात को कंपेयर कर रहे हैं कालीचरण का। काल नेमी नहीं है, वैसे है तो काल नेमी ही हूँ आज के जमाने का, तो वो उसका अभी ये तुलना कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये जरूर उसकी भर्त्सना करेंगे कि क्या महात्मा गांधी जी पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोग आने चाहिए। और जब समाज में इस तरह बढ़ेगा ना, तो ये मानसिकता है, ये एक अपराध व्यक्ति विशेष पर नहीं है, ये अनायास अपराध नहीं है। जिस तरह की मानसिकता को, राजनीतिक संस्कृति को आपने जन्म दिया है, सिविक कल्चर जो आप पैदा कर रहे हैं, उसका ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम दिख रहा है। कल्चर आपने जो संस्कृति दे रहे हैं आप लोगों को, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी हिंसा भड़काने के नाम पे, कभी जाति और धर्म के नाम पे, क्योंकि आपको सियासत करनी है। लेकिन समझिए, वो सियासत करते करते ऐसा ना हो कि समाज टूट जाए, हम और आप बिखर जाए, हम और आप रहेंगे तब सियासत राजनीति होगी। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर महेश वर्मा जी को, वेदभूषण जी को, नेहा जी को और अजय उपाध्याय को एक होना होगा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। हम महात्मा गांधी जी को भी कोई गाली दे रहा हो, इस तरह के अपशब्द कह रहा हो, गोडसे की पूजा कर रहा हो और उसकी भी कोई यदि डिफेंस कर रहा हो, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है इस देश में। ऐसी संस्कृति और उसको महेश जी डिफेंड कर रहे हो, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है क्या महेश जी? यदि हमने कब डिफेंड किया है? आपने कब सुना कि ये बात आपने मेरे से सवाल कर दिया? काल नेमी को आप मैं आती हूँ सर। क्या बुराई कर पाएंगे आप? नहीं, मैं काल नेमी मैंने तो कहा कि भाई कालीचरण जी को जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर धर्म संसद में महात्मा गांधी जी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोला तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया गया है और ये हमारे कार्यकाल में ही संभव है। लेकिन सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो कहते हैं कि गाय को काट कर उसकी गौ मांस खाना जो है हिंदुओं में वर्जित नहीं है। पहली बात तो ऐसे तो ये इस तरह की भावनाओं को भड़काना, इस तरह की भावनाओं को, मतलब भावनाओं पे जो है वो एक तरह से कुठाराघात करना, हिंदुत्व और हिंदुओं का अपमान करना, ये कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? मुद्दों से भटक गए। ये महात्मा गांधी जी के, मैं कह रहा हूँ कि अगर महात्मा गांधी भी हमारे लिए उतने ही पावन पवित्र है जितना एक गौ है, धार्मिक आस्था को जो है कहीं न कहीं उसको भी तो महत्व देना होगा। मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं हमारे आपके लिए भी ये चीज मतलब कहीं मायने रखता है या नहीं रखता है? शायद 2 मिनिस्टर है ना वो। हालांकि आजकल मंत्रियों का नाम, बहुत सारे मंत्रियों का नाम महेश जी को भी नहीं पता होगा, इतने मंत्री रोज बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन लॉ मिनिस्टर हैं और कहते हैं ना, इनका तो देखा होगा आपने। ठीक है वेदभूषण जी, जब इस तरह के मामले आते हैं, पुलिस को कार्रवाई करने में कितनी दिक्कतें होती है? क्या राजनीतिक दबाव भी रहता है क्या पुलिस के ऊपर? नेहा जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल्कुल प्योर एक आपराधिक मामला है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किस तरह के टूल किट बनाए गए थे और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में ट्विटर हैंडल वहां से जनरेट किए गए थे। ये हिंदुस्तान के पूरी एक हमारी यूनिटी
हमारे पूरे समाज उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये केवल कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय एकजुटता का सवाल है। किस तरह से इस तरह के लोगों को हम डील कर सकते हैं, कैसे उनको एक मैसेज जाए। चाहे अमेरिका में ट्विटर ने किया हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसका कर पाए ना कर पाए, पर भारतीय सरकारों को इतना मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। समय के साथ हम ट्विटर के बिना रह सकते हैं, फेसबुक के बिना रह सकते हैं, परंतु इस देश की एकाग्रता, यूनिटी के खिलाफ यदि कोई प्रहार करे, चाहे वो पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल कर रहा है या दूसरे देशों से टूलकिट बना रहा हो, एक मैसेज आना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि इंडिया की तरफ किसी ने भी इस तरह की दुस्ताद किया तो कानूनी रूप से उसका तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके खिलाफ कंपनसेशन और एक आपराधिक एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह के कानून हिंदुस्तान में लाए जाने चाहिए। अमेरिका कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर हिंदुस्तान की अपनी एक अहमियत है, आज उस अहमियत को जताना चाहिए। हम दुनिया के नंबर 2 के कंट्री माने जाते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, और जहाँ तक ताकत का संबंध है, ताकत में हिंदुस्तान आज की डेट में किसी से कम नहीं है। केवल जरूरत है एक हिम्मत करने की, एक साहस जुटाने की, एक मैसेज देने की सत्ताओं के लोगों को कि यदि इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के अंदर की गई तो उनका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, बच के ना निकल जाए क्योंकि हमारे कानून लचर है। ये संदेश क्या हम दे पा रहे हैं कि अगर इस तरह की गुस्ताखी फिर की गई तो आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा महेश जी? क्योंकि अगर इस तरह की एप्लीकेशन एक बार बनी, सर दोबारा भी बनी, अगर हम निरंतर उस पर निगरानी रखते या सरकार की तरफ से निगरानी की जाती तो क्या इस तरह की हरकत दोबारा हो पाती? क्या हमने कहीं ना कहीं वो ढिलाई बरती है जिस वजह से ये मामला दोबारा सामने आया? एक बड़ा मसला है सर, महिलाओं की बोली लगा दी गई एप्लीकेशन पर, निजी जानकारी साझा की जा रही है उनकी, सर फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे अभी वेद प्रकाश जी ने जो बात आपको इंगित किया उसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में बैठ के वहां से 50,000 ट्विटर हैंडल अकाउंट बना के और हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो दुग्गल जी अभी आपको बता कर गए कि एक अमेरिका में कोई ऐसा ऐप डेवलप हुआ, उसके ऊपर ये सारा कंटेंट डालकर और सर्विस प्रोवाइडर जो ट्विटर है, फेसबुक है या जो भी है उस पर डाला जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके खिलाफ हमने एक्शन लेने में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन में आती, जो प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया, वहां FIR होता, अरेस्टिंग होती, उससे पहले 3 महीना पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन ले लिया था, इसको ब्लॉक भी किया था। और रही बात कि वो सुली डील जो था उसको तो लगभग उसका सारा एक्सपोज किया गया, उसमें चार्जशीट भी फाइल हुआ और सारी तरह से उसमें छानबीन भी हुई और उसमें जो कल्प्रिट था उसको अरेस्ट भी किया गया। मेरा ये कहना है नेहा जी कि इस तरह की जो घटनाएं घटती है तो इसमें जो है, जो सबक लेने वाली बात है वो ये है कि इस तरह के घटनाओं को जो अंजाम दिया जाता है वो बहुत सुनियोजित ढंग से दिया जाता है। उसके बैकग्राउंड में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एक इंजीनियर नहीं होता, एक 21 साल का बच्चा इस तरह से नहीं कर सकता है। उसके पीछे जो है एक पूरी प्लानिंग होती है, कोई न कोई ऐसा फंडर होता है, कोई न कोई ऐसी तत्व होते हैं जो इन सब चीजों को उकसाते हैं और ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह का ऐप बनाते हैं, कुछ इस तरह के वेबसाइट बनाते हैं, कुछ इस तरह से गलत काम करने के लिए उन बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो ये देश के ऐसे इंजीनियर, पढ़े लिखे बच्चे हमारे कहीं गुमराह ना हो, कहीं इनको सही रास्ते पे लाया जाए और इनको जो है एक सही दिशा और इनको एक अवेयरनेस भी रहे कि भाई हम कानूनी रूप से तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई, कई बार जो है इनको मालूम नहीं रहता है। तो जब इस तरह के मुद्दे आप लोग उठाते हैं तो कुछ हद तक जो है आपके दर्शकों में जो यूथ है, जो कभी इस तरह के गुमराह होकर कुछ करने की सोच रहा हो, तो वो कहीं सचेत भी होता है कि भाई हमें अब नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें इस तरह से कानून भी है, इस तरह की सरकार कार्रवाई कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो अक्सर ऐसे मुद्दे को जो थोड़े संवेदनशील है उसको लेकर जो है, जो पैनलिस्ट हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो टीवी पर बैठते हैं, उनको राजनीति से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से ऐसे जो हमारे समाज, देश और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता हो
उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, इसकी बात करनी चाहिए, ना कि उस संत ने क्या कहा, उस संसद ने क्या कहा, और किस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। तो ये भावनाओं को भड़काने अजय जी, क्या एक 21 साल का लड़का इतना सब कुछ कर सकता है क्या वाकई आपको भी लगता है, जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे, कि एक बड़ा गिरोह इसके पीछे सक्रिय है, उस गिरोह तक पहुंचने की जरूरत है? ये तो ठीक कर रहे हैं महेश वर्मा जी, मैं इनके बात से सहमत हूँ। यदि बड़ा गिरोह इस पर काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे सरकार का तो बड़ा दायित्व हो जाता है। जो भी सरकारें हैं, जहाँ राज्य सरकार है, मैं राज्य सरकार को भी इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, और केंद्र सरकार के भी आईटी सेल चूंकि पूरा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है होम मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री से, तो इस पर एक निश्चित तौर पे एक कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। पहले कार्रवाई हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास है। आप समझती हैं, इस देश में पिछले 5-7 सालों में जो राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई है, सिविल सोसाइटी में जिस तरह के आप मैसेज लीडरशिप दिया है, जो अभी महेश वर्मा जी ने भी बात बहुत अच्छे से कही, अब वो किसके बारे में कह रहे हैं मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनको भी भली बात पता है, जब हम एक जगह से शुरुआत करते हैं, जब धुआं उठता है तो वहाँ आग होती है। कहीं ना कहीं ये धुआं उठाने के कार्यक्रम चले हैं कुछ वर्षों में, और जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे सियासत करने का प्रयास हुआ, जिससे देश में मानसिक स्तर पे कुछ विकृतियां आई हैं। मैं मानता हूं कि समाज में राजनीति सुधार का एक माध्यम होना चाहिए, समाज को तोड़ने का माध्यम कभी नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। सियासत आएगी, सत्ता रहेगी जाएगी, देश रहेगा तब ना हम और आप राजनीति करेंगे। और जिस तरह से एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष या एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष के नहीं, आपने कहा वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सर, कौन कर रहा है वर्ग विशेष को टारगेट? अब ये जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में आई है, और जिस तरह की कट्टरता फैल रही है, कहीं न कहीं कट्टरता का परिणाम हो सकता है। इस पर भी, इस एंगल पर भी इसमें जांच होनी चाहिए, और ऐसा होना भारत के संविधान के साथ कहीं न कहीं एक खिलवाड़ माना जाएगा। भारत के संविधान ने सभी को एक माना है। जाति और सियासत राजनीति के लिए हम वोट के लिए कुछ थोड़े बहुत जो लोग कर रहे हैं वो करें, लेकिन ये भी तो देखें कि क्या भारत को आप जोड़ रहे हैं, देश की संप्रभुता को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, देश के विकास की जो अवधारणा है, देश का जो एक समन्वित संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, क्या उस कल्चर को हम आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं? यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देश के साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं। सियासत हम चाहे राजनीति जितना कर ले, जितने दिन तक हम सत्ता में रह ले, कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, हमें कम से कम उस अपने बेसिक धर्म को अपनाना होगा। चलिए, बाद में हम चुनाव में भी रहे, राजनीति भी करें, सुधार के लिए करें, अच्छे के लिए करें। और एक धर्म विशेष और जाति विशेष के साथ इस तरह का व्यवहार और बर्ताव जो हो रहा है, ये देश के हित में है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।